अगवा कर गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो समेत कई सबूत जुटाए और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इसी दौरान हापुड़ में तीनों आरोपियों का पुलिस से आमना सामना हो गया और भागने की कोशिश में इन आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, इसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया। घायल अवस्था में तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। कोलकाता के फूलबागान इलाके में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर में घुसे लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में इन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और बड़े ही आराम से वहां से निकल गए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें तोड़फोड़ कर रहे लोगों में पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ नजर नहीं आया और इन लोगों ने वहां बड़े ही आराम से तोड़फोड़ की और काफी देर तक ऑफिस के अंदर टहलते ही नजर आए। जब तोड़फोड़ से इनका मन भर गया तो वहां आराम से वो निकलते हुए दिखाई दिए। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोदाम में घुसकर प्रचार रथों को तोड़ दिया है और कीमती सामान चुरा लिए। बताया गया कि बीजेपी की चुनावी वैन पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी हुई थी, तभी कुछ लोगों ने अचानक हमला बोला और चुनावी वैन में लगे एलईडी तोड़ दिए। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वैन के शीशे भी तोड़ डाले। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट किया और इस हमले की निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और टीएमसी के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के काड़पारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोलकर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर पर हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि टीएमसी के लोगों ने गोदाम में खड़े बीजेपी के रथों को तोड़ दिया, रथों को नुकसान पहुंचाया और एलईडी चुरा ली। टीएमसी की इस तरह की चुनावी हिंसा से चुनाव आयोग के लिए भी इन चुनावों को करवाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सबसे लंबा चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनके लिए वोटिंग 27 मार्च को शुरू होगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिर 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। यानी मार्च में बंगाल में चुनाव शुरू होंगे और अप्रैल का पूरा महीना ही चुनाव में बीत जाएगा। असम में चुनाव 3 चरणों में होगा, जिसके लिए वोटिंग 27 मार्च, 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। बीजेपी has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि 8 चरण में चुनाव होने की वजह खुद ममता बनर्जी की पार्टी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर बंगाल के चुनाव में हिंसा की आशंका है, इसीलिए चुनाव आयोग को 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला करना पड़ा। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है, ना भारत सरकार है। इसकी जिम्मेदार कोई है
तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है, जिसने इतनी भयानक हिंसा और भय का वातावरण बना के रखा कि आज बंगाल की जनता जश्न मना रही होगी। वहीं कोरोना संकट के बीच हो रहे चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कोशिश की कि बेवजह भीड़ जुटाने से राजनीतिक दलों को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इस बार नामांकन के दौरान केवल 2 लोगों को आने की इजाजत होगी, यानी नामांकन दाखिल करने के वक्त हर बार की तरह उम्मीदवार कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन भी की जाएगी, जिसका मतलब यह कि घर या दफ्तर में रहते हुए भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। यहां तक कि जमानत की रकम जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी, यानी इस काम के लिए भी उम्मीदवारों को मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान निकाले जाने वाले किसी भी रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी केवल 5 लोग ही एक साथ प्रचार के लिए निकल पाएंगे। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद वोटिंग वाले दिन तक उम्मीदवारों को घर घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होती है। कोरोना काल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने बिहार मॉडल की तर्ज पे ही की है, सिर्फ चुनावी चरणों के निर्धारण को छोड़ के। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बदमाशों ने एक होटल पर गोलीबारी की। रात के वक्त होटल पहुंचे इन दोनों हमलावरों के चेहरे नकाब से ढके हुए थे, जिसके बाद उन दोनों ने होटल के मेन गेट पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। घटना के वीडियो में ये हमलावर उस होटल के बाहर पिस्तौल ताने खड़े दिखे। तभी एक हमलावर ने गोली चलाई, जिससे गेट का कांच टूटकर बिखर गया। इसके बाद वो हमलावर तेजी से वहां से भाग गया, जबकि उसका साथी वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने भी होटल के गेट पर गोली चलाई और वहां से बेखौफ होकर निकल गया। व्यक्ति जो चेहरे ढके हुए थे, उनके द्वारा उसमें फायर किया गया है। बताया गया कि इन दोनों आरोपियों ने पहले होटल स्टाफ से गेट खोलने को कहा था, लेकिन होटल स्टाफ ने जब ऐसा नहीं किया तो उन्होंने गोली चला दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाइजैक स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की तो वहां बवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग विरोध जताने के लिए जमीन पर ही लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कई लोगों को वहां से किसी तरह उठाकर ले जाया गया। इसी तरह कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को भी वहां से जबरन हटाया गया। इस बवाल से पहले इन लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर काफी देर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों को संभाला जा सके। दिल्ली के पास गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पति पत्नी के झगड़े के बाद पति को अगवा करने का आरोप लगा। दावा है कि एक महिला ने पति से हुए झगड़े की शिकायत अपने भाई से कर दी। इसके बाद उस महिला के भाई ने अपने जीजा को सबक सिखाने का प्लान बनाया, जिसके बाद उस पर अपनी ही बहन के पति को अगवा करने का आरोप लगा। सामने आए घटना के वीडियो में आरोपी एक आदमी को सड़क पर घसीट कर ले जाते दिखे। विरोध करने पर वो उसे जबरन उठाकर ले गए। इसके बाद वो चारों आरोपी एक कार के पास पहुंचे और उस आदमी को कार की डिग्गी में डालने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान उन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की और फिर उसे लेकर वहां से निकल गए। बताया गया कि कुछ दूरी पर आरोपियों ने उस आदमी को छोड़ा, जिसके बाद वो सीधे पुलिस थाने पहुंच गया। 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान यह बताना होगा कि अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए किस दस्तावेज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह कि अगर किसी के पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उस व्यक्ति को यह साफ करना होगा कि वो अपनी पहचान का प्रमाण कैसे देगा। 45 से 49 की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे अस्थमा, कैंसर या डायबिटीज, तो उसे डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा जो निजी अस्पताल कोरोना का टीका लगाएंगे, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त जगह है। उन सेंटरों में वैक्सीन का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी मशीनें हैं या नहीं, ये भी बताना होगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनके पास वैक्सीन लगाने के लिए अपना स्टाफ और टीम हो। यही नहीं, निजी सेंटरों में वैक्सीन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर हालात संभालने के इंतजाम होना भी जरूरी है। राम मंदिर चंदे पर दिए रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर घमासान हो गया। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सियासी घमासान मच गया। किसी चर्च में दिया, किसी मस्जिद में दिया, गुरुद्वारे में दिया, तब मैं मंदिर में दूंगा।
इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने वाड्रा को घेरने में देर नहीं की। मुझे लगता है उनकी भगवान राम में आस्था नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी का हमला हुआ तो कांग्रेस खुलकर उनके बचाव में उतर आई। हमारा देश सेकुलर है, इससे ज्यादा खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती है। अमेरिकी गायिका लेडी गागा ने अपने कुत्तों को ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। इनकी जानकारी देने वाले को $5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2 दिन पहले अमेरिका के लॉस एंजलिस में किसी ने उनके 2 कुत्ते चुरा लिए थे। साथ ही कुत्तों को घुमाने वाले आदमी को भी गोली मार दी थी। मणिपुर में सुरक्षा बल ने 200 करोड़ रुपयों का नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे। अब वो सुबह से कई इलाकों के दौरे पर होंगे, जहां वो कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बिहार में 1ली से 5वीं क्लास तक के छात्र 1 मार्च से फिर स्कूल जा पाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए कोरोना नियम भी जारी कर दिए। स्कूलों को रोज सैनिटाइज करना जरूरी होगा। साथ ही एक दिन में सिर्फ 50% बच्चों को ही स्कूल जाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी पर सिगरेट के गोदाम में चोरी करने और वहां के गार्ड की हत्या का आरोप है। पुलिस को इनके पास से 14 लाख की सिगरेट बरामद हुई। घेरेबंदी की फायरिंग हुई, जिसमें 3 बदमाश घायल हुए, जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग ने कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां ये आग एक बस डिपो के पास लगी थी, जिसकी लपटें धीरे धीरे बस डिपो तक पहुंच गई, जिसके बाद आग ने वहां खड़ी कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटों से घिरी बसें दूर से ही नजर आ रही थीं, क्योंकि आग ने इन्हें अपने आगोश में लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इसके बाद देखते ही देखते ये बसें आग के गोले में बदल गईं, जबकि वहां से उठते काले धुएं ने दहशत और बढ़ा दी। आग से अफरा तफरी के बीच दमकल की गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और पानी की बौछार की। आलम ये था कि आग पर काबू पाने के लिए 25 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। यूपी के अलीगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार की चपेट में आते ही उससे धुआं उठने लगा। ये मंजर देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। चलती चलते बंद हुई, बाहर निकल कर देखे बोनेट पर आग थी। आग लगी तो फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। कार में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां वहां बुलाई गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू किया और काफी मेहनत के बाद उसे बुझा भी लिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनावों में हिंसा का विरोध किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की अपील की। विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग की ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। कितने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की सुनवाई के दौरान पुलिस ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस बार दिल्ली पुलिस ने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो भी चार्जशीट में जोड़े, जिन्हें इस बात का अहम सबूत माना जा रहा है कि दंगे अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत दंगे भड़काए गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चार्जशीट में जोड़ी, उसमें एनिमेशन के जरिए समझाया गया कि कैसे करावल नगर और उसके आसपास के इलाकों और छोटी छोटी गलियों से भीड़ को योजना के तहत बुलाया गया। हर जगह से आती हुई भीड़ उसी जगह पहुंची जहां दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या हुई, और इसी जगह एसीपी अनुज और डीसीपी अमित शर्मा पर भी हमला हुआ। पुलिस ने इस प्रेजेंटेशन में उन सभी सीसीटीवी कैमरों को दिखाया जो रास्तों पर लगे थे, लेकिन दंगाइयों ने साजिश के तहत हमले से कुछ देर पहले या तो उन्हें ढक दिया या फिर उनकी दिशा बदल दी। कुछ कैमरों में दंगाई कैद भी हुए थे, जिनकी तस्वीरें कोर्ट को दिखाई दी। तस्वीरों में गलियों से गुजरते लोगों के हाथों में डंडे साफ दिखे,
जिनके जरिए ये समझाया गया कि दंगों की पहले से साजिश रची गई थी। पुलिस ने आसिफ नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसकी तस्वीरें भी इन वीडियो में साफ दिखी। आसिफ के हाथ में एक हथियार भी दिखा, जिसे कपड़े से ढका गया था। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद किया है। अजीब से दिखने वाले इस हथियार में लोहे के 3 नुकीले गोल चक्र हैं, जो किसी मशीन के पुर्जे जैसे दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक दंगों के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। और चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि जानबूझकर सबूत मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरों को या तो तोड़ा गया या उनकी दिशा बदल दी गई। पुलिस का दावा है कि ये चार्जशीट फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों की मदद से तैयार की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा काम आए दंगे वाली जगह से कुछ दूर लगाए गए वो कैमरे जिनमें FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम कर रहा था। उन्हीं कैमरों से दंगाइयों की पहचान करने में पुलिस को बड़ी मदद मिली। इसके बाद जिन लोगों की पहचान हुई, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करने के बाद उपद्रवियों को पकड़ा जा सका। जिन जगहों पर दंगे हुए उनमें चांदबाग और मुस्तफाबाद में 33 CCTV कैमरे थे, जबकि बाकी इलाकों में 43 CCTV कैमरे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में 25 फरवरी को एक गाड़ी में मिले विस्फोटक के मामले में न्यूज 18 इंडिया को 2 संदिग्धों की एक तस्वीर मिली है। न्यूज 18 को मुलुंड थाने टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें मिली है, जिसमें ये संदिग्ध गाड़ी को एंटीलिया के पास पार करने के बाद वहां से निकल गए और टोल नाके पर फीस भरने के बाद थाने की तरफ बढ़ गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में गाड़ी के अंदर बैठा संदिग्ध साफ नजर आया, हालांकि उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी के अंदर किस तरह से ये संदिग्ध बैठे हैं, लेकिन दूसरा संदिग्ध है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्राइम ब्रांच की टीम इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी निकली। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, ये जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं संदिग्ध, इनकी और क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी, क्राइम ब्रांच के मुताबिक जो है ये सीसीटीवी फुटेज रात के 3:05 का है, जब एंटीलिया के पास, जब पेडा रोड के पास जो है संदिग्ध गाड़ी को पार्क किया जाता है और दोनों संदिग्ध इनोवा कार में सवार होकर जो है वो थाने टोल नाके के पास पहुंचते हैं। साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि सफेद रंग की कमीज पहने हुए जो संदिग्ध है वो अपने चेहरे को मास्क से और शील्ड कवर से जो है वो ढक कर रखता है, और इसके बाद जो है वो टोल नाके की पे जो है 40 रुपए की जो टोल नाके की पावती होती है वो कटवाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसी के आधार पर अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो थाने से घोड़बंदर जाने वाले रोड, नासिक जाने वाले रोड, भिवंडी जाने वाले रोड, इन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज सीक्वेंस की तरह जो है वो खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्जी नंबर प्लेट के साथ जो ये इनोवा कार जो संदिग्ध गाड़ी थी उसको कॉन्वॉय करते हुए जो पहुंची हुई थी वो आखिरकार कहाँ गई है। जबकि दूसरा संदिग्ध जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अहम सुराग जो है वो इस सीसीटीवी फुटेज से जो है वो क्राइम ब्रांच को लगा है, जिसके बिना पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम और ATS की टीम काम कर रही है। साथ ही साथ NIA की टीम भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुकी है। जी, बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 पर संदिग्ध की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट छुपाई गई और इसमें एक संदिग्ध दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा जो संदिग्ध है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें सीसीटीवी ये सामने आई है और अब CBI इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गुजरात के वडोदरा से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गहनों की एक दुकान में नकाबपोश बदमाश ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की। आरोप है कि उसने दुकान के मालिक को गोली भी मार दी, लेकिन उससे पहले उसने दुकान के काउंटर में रखे गहनों को एक थैले में भरा और वहां से फरार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन वीडियो में यह भी साफ दिखा कि आरोपी ने लूट के बाद दुकान से बाहर निकलने के लिए काफी विचार किया। वो कई बार शीशे से बाहर ये देखता दिखाई दिया कि किसी शख्स की निगाहें उस पर तो नहीं है, इसलिए बार बार वो दुकान की चौखट तक गया और फिर अंदर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। जब बाहर उसे सब कुछ ठीक लगा तब उसने अपना थैला उठाया और वहां से चला गया। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। साथ ही गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हुए दुकान मालिक को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक छात्रा के भाई को चाकू मार दिया गया। बताया गया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़की घर वापस आ रही थी, तभी कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा के भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दिल्ली की वारदात है जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की के भाई को बदमाशों ने चाकू मार दिया, जिसकी हालत गंभीर है। आपको बता दें, दिल्ली का यह मामला है जहां पर लड़की से छेड़छाड़ करने पर जब भाई ने उसका विरोध किया तो उसको चाकू मार दिया गया। रूस के निजनी नौगर्दन शहर में एक धमाके में 3 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि वहां एक कैफे की इमारत भी ढह गई, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में इलाके का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। जहां इमारत हुआ करती थी वहां मलबे का ढेर दिखा। हादसे की खबर मिलते ही बचाव कर्मियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युद्ध स्तर पर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। धमाके की वजह से पास की इमारत की करीब 100 खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाका हुआ कैसे। रूसी मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि गैस की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने दावा किया कि इमारत में गैस का इस्तेमाल होता ही नहीं था। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को फिर झटका दे दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को झटका देते हुए FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उसे लताड़ भी लगाई। जून 2018 से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और आतंक के खिलाफ कदम न उठाने की वजह से उसे ये ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ गया है और अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो उसे विदेशों में मिलने वाली मदद बहुत हद तक बंद हो जाएगी। अब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला इसी साल जून में FATF की बैठक में होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों का मददगार पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिस पर आतंकियों की मदद का आरोप है। पकड़े गए आदमी के पास से 2 ग्रेनेड भी मिले। तेल की बढ़ी कीमतों समेत कई मुद्दों पर कुछ व्यापारी संगठनों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कांग्रेस से गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, जबकि लेफ्ट के साथ उसका 30 सीटों पर समझौता हो चुका है। अब्बास सिद्दीकी ने खुद ऐलान किया कि वो रविवार को लेफ्ट की सभा में हिस्सा लेंगे। क्रिकेटर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेले। इसमें विनय ने कुल 49 विकेट हासिल किए। साथ ही उन्होंने IPL के 105 मैचों में 105 विकेट भी लिए। हरियाणा में भी जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि वो इसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। ये जो लव जिहाद के ऊपर धर्म परिवर्तन कानून है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ओडिशा के गंजाम से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें समुद्र के किनारे पर आई 15 फीट लंबी एक ब्लू व्हेल की कुछ लोगों ने जान बचा ली। ये घटना वहां के सोनापुर बीच पर हुई, जहां समुद्र में लहरों के बीच मस्ती कर रहे कुछ लोगों को किनारे पर एक ब्लू व्हेल दिखी, जिसके बाद वो लोग उसके पास गए तो पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं। उन्होंने वन विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी और ब्लू व्हेल को समुद्र के वापस छोड़ने में वन विभाग की टीम ने पूरी मदद की। भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने ब्राजील को बेहाल कर दिया। सबसे बुरे हालात वहां के एक्री राज्य के हो गए, जो पहले से ही गरीबी और भुखमरी का शिकार है, और बाढ़ वहां के लाखों लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद एक्री में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। एक्री की राजधानी रियो ब्रांको से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे वहां मकान जमीन पर नहीं बल्कि नदी के ऊपर बने हो। सड़कें नदियों में बदल गईं और गलियां तालाब बन गईं। जैसे तैसे गुजारा कर रहे लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब बाढ़ का पानी उनके घरों में घुसने लगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द हालात से निपटने का निर्देश दिया। बाढ़ के साथ साथ एक्री पर कोरोना और डेंगू का भी खतरा मंडरा रहा है। 40 pessoas do Ministério já estão no Acre trabalhando। वहां के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अब भी हजारों लोग इन्हीं हालात में रहने को मजबूर हैं। ओडिशा के गंजाम से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें समुद्र के किनारे पर आई 15 फीट लंबी एक ब्लू व्हेल की कुछ लोगों ने जान बचा ली। ये घटना वहां के सोनापुर के बीच पर हुई,
जहां समुद्र में लहरों के बीच मस्ती कर रहे कुछ लोगों को किनारे पर एक ब्लू व्हेल दिखी, जिसके बाद वो उसके पास गए तो पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं। उन्होंने वन विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी और ब्लू व्हेल को समुद्र में वापस छोड़ने पर वन विभाग की टीम की पूरी मदद भी की। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देशों में ऑक्सीजन की किल्लत ने कोरोना मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा दी। महामारी की शुरुआत में वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही चेतावनी अनसुनी कर दी, जिसका खमियाजा अब कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जिसकी एक तस्वीर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा से भी सामने आई, जिसमें कई कोरोना मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, सिर्फ इसी आस पर कि भारी किल्लत के बीच उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो अपने परिवार के सदस्य का इलाज करा सकेंगे। इस परेशानी को दूर करने के लिए वहां एक ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसे शुरू होने में अभी 2.5 महीने का वक्त और लग सकता है। ऑक्सीजन के लिए कुछ इसी तरह की जंग ब्राजील के मानोस में भी लोग लड़ रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए लंबी कतारें लगी दिखी। ग्रीस में नए शिक्षा कानून के विरोध में हजारों छात्रों ने राजधानी एथेंस में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नए कानून की आड़ को लेकर पुलिस यूनिवर्सिटियों में बेवजह छात्रों को परेशान कर सकती है और यही वजह रही कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए। बैनर और पोस्टर लिए छात्रों ने सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाला और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी इमारतों का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस हंगामे को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि लश्कर तैयबा जम्मू कश्मीर में नेताओं और सुरक्षा बल पर हमले तेज करने की फिराक में है और इसके लिए लश्कर तैयबा के कमांडर रियाज अहमद डार और अबरार नदीम ने बडगाम जिले में अपने एक मददगार के घर बैठक की, जिसमें नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बल के जवानों के साथ उनके मुखबिरों पर हमले की साजिश रची गई। यही नहीं, इस बैठक में लश्कर तैयबा ने अपने मददगारों को पुलवामा और बडगाम जिलों से युवाओं को अपने साथ जोड़ने का जिम्मा भी सौंपा, ताकि सुरक्षा बल से हथियार छीनने और उन पर हमले करने जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। दिल्ली में हर्ष फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक शादी समारोह के दौरान जश्न में फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने एक महिला को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। इनमें 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर शामिल हैं। खबर है कि महिला ने पूछताछ में बताया कि वो ये विस्फोटक कुआं खोदने के लिए लाई थी। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में कर्नाटक, यूपी और पंजाब ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग फिर शुरू करने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम ने कोयला घोटाला और जानवरों की तस्करी के मामले में छापे मारे। ये छापेमारी कोलकाता और आसनसोल समेत कई जगहों पर की गई। पूर्व आईएएस अधिकारी राम वर्मा की जिंदगी पर लिखी किताब गिल्ली डंडा टू गोल्फ दिल्ली में लॉन्च की गई। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमएस गिल भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले का समर्थन किया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि बंगाल के पल्स को उन्होंने समझने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हिसाब से ममता बनर्जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अब इस चुनाव में मैं मुख्यमंत्री के रूप में भले ही केयर टेकर हूं, मैं वो भी नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल की जनता की तरह इलेक्शन कमीशन जो तमाम रिपोर्ट्स ग्रहण करके ये देखते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, इसीलिए ये होता है। ममता बनर्जी यदि सही मानों में वो जन अपने को कहती हैं कि मैं बंगाल का उन्नयन किया, बांग्लार में आचिया में, तो उनको रिजाइन करके चुनाव में आना चाहिए था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पुजारी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी में बवाल मच गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने ही इस फैसले पर उंगली उठा दी। एक दिन पहले ही भोपाल में उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद कमलनाथ और गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें कमलनाथ गुलदस्ता देकर बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में स्वागत करते दिखे थे। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के अंदर ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव तो खुलकर इसके विरोध में मैदान में आ गए और कई ट्वीट किए। यही नहीं, उन्होंने ट्विटर पर कमलनाथ के साथ बाबूलाल चौरसिया की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बापू हम शर्मिंदा हैं। प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है। जबकि दिग्विजय सिंह ने तो बाबूलाल चौरसिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। कौन है बाबूलाल चौरसिया? कमलनाथ जी ने ज्वाइनिंग कराई है। और कोई है? इस मुद्दे पर पार्टी नेता भी मीडिया के सवालों पर आंखें चुराते नजर आए, क्योंकि खुद को महात्मा गांधी की विचारधारा की समर्थक बताने वाली कांग्रेस के लिए इस मामले पर जवाब देना मुश्किल हो गया। पूरे मुद्दे पर लीडरशिप संज्ञान में है और सही समय पे आप सबको इस बारे में बताएं। इससे पहले बाबूलाल चौरसिया हिंदू महासभा के नेता थे। हिंदू महासभा ने कुछ महीने पहले महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के नाम पर ग्वालियर में लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसका विरोध करने वालों में कमलनाथ सबसे आगे थे। और जब उन्हीं की मौजूदगी में गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए तो पार्टी में घमासान छिड़ गया, क्योंकि ये वही बाबूलाल चौरसिया हैं जो 2017 में ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यही नहीं, उस कार्यक्रम में बाबूलाल चौरसिया ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की प्रतिमा की आरती भी उतारी थी। बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर के वार्ड नंबर 44 से पार्षद हैं और वहां देश का इकलौता नाथूराम गोडसे का मंदिर है। हालांकि हिंदू महासभा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके सुर बदल गए और वो गांधी की विचारधारा पर चलने की बात कहने लगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता उनके समर्थन में दिखे। अगर आज गांधी परिवार है, प्रियंका जी ने अगर आज राजीव गांधी के हत्यारे को अगर माफ कर दिया तो क्या इसमें बुरा? अगर गोडसे की विचारधारा को छोड़ के अगर महात्मा गांधी की विचारधारा को आत्मसात करते तो उसका कांग्रेस में स्वागत होना चाहिए। जयपुर में चोरी का एक अनोखा तरीका सामने आया। ये चोरी जयपुर में एक डॉक्टर के घर में हुई और इस चोरी को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पहले पास का ही एक मकान खरीदा, जिसके बाद इस मकान में सुरंग बनाकर डॉक्टर के मकान तक ये चोर पहुंचे और उसके बाद बेसमेंट में रखी करोड़ों रुपए की चांदी चुरा ली। बताया गया कि डॉक्टर ने इस चांदी को बेसमेंट के अंदर गड्ढा करके छिपाया हुआ था और आरोपियों ने वहां पहुंचकर ये सारी चांदी निकाली और फिर पूरे बेसमेंट को पहले जैसा करके वहां से गायब हो गए। डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। बताया गया कि जिस मकान से सुरंग बनाकर ये चोरी की गई उसे कुछ ही दिन पहले 90 लाख रुपए में बेचा गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पेंट के एक गोदाम में आग लग गई। हादसे के वक्त गोदाम के पास करीब 20 लोग मौजूद थे, जिन्हें पहले ही वहां से निकाल लिया गया और देखते ही देखते गोदाम भीषण आग में घिर गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें उसे कई फीट ऊंची लपटें और धुआं निकलता दिखाई दिया। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो आग की जद में न हो। पेंट की वो फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल इलाके में थी, जिसमें आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई टीमें वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब तक पूरा गोदाम लपटों में घिर चुका था और उसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने एक रोबोट की मदद ली, जो वहां तक पहुंच गया जहां दमकल कर्मी नहीं जा सकते। वो घूम घूम कर गोदाम के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करता रहा और काफी मेहनत के बाद आग बुझ गई। बिहार के गया में सुरक्षा बल के जवानों ने 83 बम बरामद किए। बताया गया कि नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए इन बमों को लगाया था, लेकिन इससे पहले ही इनमें धमाका होता सुरक्षा बल के जवानों ने इन्हें बाहर निकाला और इनको नाकाम कर दिया। जमीन में दबाकर रखे गए इन बमों को सुरक्षा बल के जवानों ने बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर ले जाकर इनको नाकाम कर दिया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया। शहर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच चुकी है। यही वजह रही कि आसमान छूती इस महंगाई का विरोध जताने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे एक स्कूटर को आग के हवाले कर दिया। शिवसेना के इस प्रदर्शन में कुछ लोग हाथों में नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर शामिल हुए, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इस दौरान कुछ लोग गर्दन में पर्चे लटकाए भी नजर आए, जिन पर रसोई गैस सिलेंडर की तस्वीर छपी।
पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और जनता को जो है इनसे राहत दी जाए। महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों की वजह से उनका बजट बिगड़ गया है और अब वो गैस छोड़कर चूल्हा जलाने के बारे में सोच रही हैं। जम्मू की तरह पटना में भी तेल की कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साइकिल चलाकर अपना विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दाम पर भी आरजेडी केंद्र और नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए तेजस्वी यादव साइकिल से बिहार विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में तेजस्वी यादव साइकिल से सवार होकर अभी विधानसभा के लिए निकले हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों को उनके साथ चलने में काफी परेशानी भी हुई। हालांकि थोड़ी ही देर में वो अपने घर से विधानसभा पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई कम करने की मांग की। इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, लोगों का घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। दिल्ली के प्रतापनगर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के अंदर से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आग की वजह से इमारत के अंदर मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। दिल्ली के प्रतापनगर में ये भीषण आग लगी। फैक्ट्री में ये आग लगी और इमारत के अंदर जितना भी सामान रखा था वो इस आग की वजह से जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी गई। राजस्थान के दौसा में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे कई लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सरकार पहले ही वहां के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर चुकी है, लेकिन अधिग्रहण के बाद भी कुछ जमीनें किसानों के कब्जे में हैं। उन्हीं लोगों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब प्रशासन के अधिकारी और हाईवे बनाने वाली कंपनी वहां पहुंची। गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में पथराव किया और प्रशासन को वहां से खदेड़ दिया। इस हंगामे के बीच पुलिस वाले भीड़ को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चली। बताया गया कि जो जमीनें अधिग्रहण के बाद भी किसानों के पास हैं, उनमें फसल उगाई जा चुकी है और हंगामा कर रहे किसानों ने अपनी फसल काटने के लिए 1 महीने का वक्त प्रशासन से मांगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिन पहले ही सीमा पर शांति बहाल करने के मुद्दे पर समझौते हुए, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। And we caution India never to take Pakistan lightly. पुदुचेरी में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की गई। पुदुचेरी की उपराज्यपाल ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को 2% घटा दिया, जिसके बाद वहां तेल की कीमतें ₹1.20 तक कम हो जाएंगी। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दावा है कि राजस्थान के धौलपुर में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में चांदी के कुछ पुराने सिक्के मिले, जिन्हें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। चांदी के सिक्के निकले हैं, वही खाते भी मिले हैं इसमें। दिल्ली के खिचड़ीपुर में एक बच्ची की हत्या के बाद उसके परिवार ने प्रदर्शन किया। ये बच्ची बुधवार से लापता थी, जिसके बाद उसका शव दिल्ली के पास यूपी के मुरादनगर से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी सवाल उठाए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा दिए। हमारे साथ है सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी। सीताराम जी, ये 8 फेज बंगाल के लिए ये अब क्या लगता है, बंगाल में क्या है, इलेक्शन कमीशन का ऐसा सोच क्यों है? अब पता नहीं। अब देखिए, हमारे देश के संविधान के चलते हुए सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि चुनाव को किस तरीके से करवाना है। अब ये सबको पता है बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। सबको पता है बीजेपी बाहर से ले आती है उनके कार्यकर्ता और नेताओं को। अगर कम फेज़ों में इलेक्शन होता है तो उनके पास अभाव होती है कार्यकर्ताओं की। ज़्यादा फेज़ होगा तो उनके लिए सुविधा है
एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच पाते। अब इस तरीके की ख्यालें और इस तरीके की स्पेकुलेशन लोगों में आना स्वाभाविक है, जब तक इलेक्शन कमीशन स्पष्ट रूप से बताती नहीं क्यों, क्या है कारण इतने चरणों में हो रही है। केरल में चुनाव के ऐलान के बीच सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ शहर में मार्च भी निकाला, जिसे एक इलाके में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बैरिकेड को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी की बौछार के बावजूद महिला कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद वो सड़क पर बैठ गईं और सरकार विरोधी नारे लगाने लगीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाना शुरू कर दिया। हालांकि ये काम उनके लिए आसान नहीं था। पुलिस ने एक एक कर बीजेपी की सभी महिला कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले का समर्थन किया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि बंगाल के पल्स को उन्होंने समझने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हिसाब से ममता बनर्जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अब इस चुनाव में मैं मुख्यमंत्री के रूप में भले ही केयर टेकर हूं, मैं वो भी नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल की जनता की तरह इलेक्शन कमीशन जो तमाम रिपोर्ट्स ग्रहण करके ये देखते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, इसीलिए ये होता है। ममता बनर्जी यदि सही मानों में वो जन अपने को कहती हैं कि मैं बंगाल का उन्नयन किया, बांग्ला में आचिया में, तो उनको रिजाइन करके चुनाव में आना चाहिए था। अफ्रीकी देश नाइजर में हुए राष्ट्रपति चुनावों ने जनता को लोकतंत्र मजबूत होने के जो सुहाने सपने दिखाए, नतीजे घोषित होते ही उन पर राजनीतिक संकट के काले बादल छा गए। चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को हार मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोक दिया। फिर तो उनके समर्थक ऐसे बेकाबू हुए कि सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने कोहराम मचा दिया। राष्ट्रपति की कुर्सी तक अपने नेता मोहम्मद उस्मान को पहुंचाने के लिए वो दंगा फसाद करने पर उतर आए। हाथों में डंडे पत्थर लेकर वो चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी का हिसाब लेने सड़कों पर निकल गए। कहीं प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की तो कहीं पत्थर, लकड़ी और सामान रखकर रास्ते रोक दिए। उन्होंने दुकानों में भी खूब तोड़फोड़ की। विपक्षी नेता के समर्थकों ने इतना उत्पात मचाया कि उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधी पुलिस की फौज को मोर्चा संभालना पड़ा। फिर जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़े तो उसने हिसाब बराबर करने में भी देर नहीं की। राष्ट्रपति चुनाव में नाइजर की सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बजूम को जीत मिली है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली की गई। इसी बात पर वहां बवाल हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनावों में हिंसा का विरोध किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की अपील की। विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। कि इतने चरणों में हो गए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए। गुजरात के सूरत में हुए नगर निगम के चुनाव में आम